अदालत की कार्रवाई होने के बाद एक लड़की जब अपने वकील के पास पहुंचती है तो उसके पास एक छोटी सी पोटली थी। उस पोटली को बार बार देखती थी और बहुत सारी भीड़ देखने के बाद उसे खोलने की कोशिश नहीं कर रही थी। वकील साहब कहते हैं कि आज तुमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए जो खाना लेके आई हो उसको खा लो। वो लड़की चैम्बर में ही एक कोने में जाकर बैठ जाती है और अपने उस पोटली को खोलती है, बहुत ही डरते डरते काफ़ी बार कहने के बाद। जैसे ही पोटली को खोलती है तो उसमें सूखी हुई रोटियां और हरी मिर्च रखी हुई थी। ये सब सीन, ये दृश्य देखने के बाद वकील साहब यानी कि एडवोकेट संजय कुमार शर्मा भावुक हो जाते हैं। तभी वो आवाज़ देते हैं, अपने मुंशी को कहते हैं कि जल्दी से जाओ और हमारे लिए भी और इस बच्ची के लिए भी, इन सब के लिए मटरा लेकर आओ। मटरा और कुलचा आता है। फिर लड़की उससे खाना खाती है और ये शायद पहला दिन नहीं था। लड़की जितनी भी तारीखों पे आती थी उतनी ही तारीखों पे सूखी रोटी और मिर्च लेकर आया करती थी, क्योंकि वो बेहद गरीब परिवार से थी। इतनी गरीब कि उसके यहाँ पर सब्जी भी नहीं बनती थी। इस लड़की के साथ जो वारदात हुई है, उस वारदात को आज 10 साल बाद भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ न केवल कुछ लोगों ने दरिंदगी की, बल्कि इसके साथ सिस्टम से लेकर पंचायत हो, आसपास के लोग हों, या ऐसा कौन सा समाज की बात हो, हर किसी ने इस लड़की के साथ जो मजाक किया था। आंखें भरते हुए कहती है कि वकील साहब जी चाहता कि मैं इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊं, मैं अब थक चुकी हूं, परेशान हो चुकी हूं। तभी वकील साहब कहते हैं तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जिन लोगों ने अपराध किया है दरअसल उनको छोड़ के जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हें आखिरी दम तक लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। वाकई आज की कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हज़ारों लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा देने वाली कहानी है। जब आपको लगे कि आप अब इस दुनिया से हार चुकी हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर एक ताकत आए, एक हिम्मत आए लड़ने की, और ऐसी लड़ाई जो अंजाम तक पहुंचाने वाली लड़ाई साबित हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है खुर्जा, जो कि क्रोकरी के लिए मशहूर है, और इसी खुर्जा क्षेत्र का एक गाँव लगता है मदनपुर। दरअसल इसी क्षेत्र की एक लड़की महिला डॉक्टर के पास जाती है, ये चेकअप कराने के लिए, दिखाने के लिए कि उसके साथ किसी ने घिनौना कृत्य किया है या नहीं किया है। जैसे ही महिला डॉक्टर उसको चेकअप करती है, चेकअप करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाती है और कहती है कि साहब इसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। जब ये रिपोर्ट लेकर वो लड़की जाती है तो लड़की रोती रहती है, रोते रोते अपने घर तो पहुंच जाती है, लेकिन अपने माँ बाप से कहती है कि मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसा वीडियो जो तेज़ी के साथ वायरल होता है, वो वीडियो उसी डॉक्टर के पास भी पहुंच जाता है। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कुछ लड़के इसी लड़की के साथ बारी बारी से रेप कर रहे थे, गैंग रेप कर रहे थे। दरअसल बात है 27 जुलाई 2012 की। एक लड़की जो कि अपनी हाई स्कूल की टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर अपने घर आ रही थी। जैसे वो लड़की घर जा रही है, रास्ते में उसे एक दो नहीं लगभग 9 लड़के मिल जाते हैं। 9 लड़के उसे आसपास दूर तक, कई किलोमीटर तक ही जंगल ही जंगल था। उस जंगल में अगर वो चीखती है, चिल्लाती है, ये शोर मचाती है तो उसकी चीखों की आवाज़ किसी गांव तक नहीं पहुंचने वाली। उन लड़कों ने उसको, लड़की को पकड़कर और झाड़ियों की तरफ लेके जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देने लगते हैं। कभी एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। घंटे दर घंटे बीत रहे हैं। लड़की शुरुआत से कह रही थी कि मैं तुम्हें भैया बोलती हूँ, कभी किसी को कह रही थी कि तुम तो मेरे चाचा लगते हो, तुम तो गांव के बहुत ज़िम्मेदार आदमी हो। इस तरह से बारी बारी से नाम ले रही थी। लड़की चिल्ला रही है, रो रही है, रहम की भीख मांग रही है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। इन्हीं लोगों में से एक लड़के ने एक वीडियो बनाया जो कि लगभग 5 मिनट के आसपास का वीडियो था, और वो वीडियो ऐसा था, उसमें साफ नाम लेने वाले भी एक दूसरे का नाम ले रहे थे। जब वीडियो बन रहा है, इस बात का किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि कोई हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति आपस में वीडियो भी बना रहा था। दरअसल वो लड़का एक दूसरे से कह रहा है कि तेरे तो तीसरा नंबर हो चुका है, तो 3 बार जा चुका है, मैं तो अभी एक बार भी नहीं जा पाया हूँ। क्योंकि उसमें कुछ दबंगी प्रवृत्ति के भी लड़के थे। वो लड़के एक दूसरे से को झटक रहे थे और बारी बारी से एक बार नहीं बार बार उसके साथ रेप की जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। यहाँ सब कुछ उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य होता है, और वो लड़की रोते हुए बिलखते हुए अपने उस सर्टिफिकेट को लेकर घर जाना तो चाहती है, लेकिन इस रूप में जो उसके साथ हुआ है
वो सोच कर भी परेशान हो जाती है कि आखिरकार जाऊँ तो कैसे जाऊँ। आखिरकार हिम्मत करके, क्योंकि उन लड़कों ने उसको जो धमकियां दी थी, ये बात किसी से बताने की कोशिश की या किसी से शेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इतना बुरा होगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारे भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ऐसा कोई भी सदस्य, ऐसा कोई रिश्तेदार उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये लड़की बेहद गरीब परिवार की जो थी, कच्चे मकान, सब कुछ इतना कि लड़ने के लिए कोई हैसियत ही नहीं। घर में 50-100 रुपये की बात भी हो तो शायद उसके लिए भी एक दूसरे के मुंह देखने जैसी स्थिति थी। लड़की घर जाती है और शांत रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, मगर उसका जो वीडियो था वो 3 दिन के बाद गांव के एक दूसरे से फैलने लगता है और इसी गांव का एक लड़का इस लड़की के माँ बाप के पास पहुंचता है और मोबाइल दिखाते हुए कहता है। दरअसल आपको बताता चलूँ कि ये 2012 का जो वाक़या है, उन दोनों हर किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जैसे आज 2022 में हर किसी के पास मोबाइल होता है, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होते थे, लेकिन जितने लोगों के पास मोबाइल थे उन मोबाइलों में ये वीडियो लगातार तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। वो जाता है और जाकर उसी के माँ को, उसी के बाप को, उसी के भाई को दिखाता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ है। वो सीधा जंक्शन चौकी जाते हैं, अपनी बेटी को लेकर कहते, और काफ़ी देर तक वो सड़क पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, ज़मीन पर ऐसे ही बैठे रहते हैं कि लेकिन घंटों के बाद, कई घंटे बीत जाने के बाद तब चौकी इंचार्ज कहता है उनसे कि क्या बात है, क्या परेशानी, क्यों यहाँ पर आए हो, धमकाते हुए, डराते हुए। वो लड़की कुछ बताने से पहले ही रोने लगती है और उसके बाप, उसकी माँ हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी बेटी के साथ घिनौना कृत्य हुआ है, फला फला लोग हैं, फला गांव के लोग हैं। लेकिन इंचार्ज ने इस मामले को कतई भी गंभीरता से नहीं लिया। उस एप्लीकेशन को ज़रूर लिया था, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और उसे, लड़की को और उसके घर वालों को डांट डपट कर वहाँ से भगा दिया। 27 जुलाई की ये वारदात है। 28 या 29 जुलाई तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे करके 3 अगस्त जब आता है तो ये वीडियो ज़्यादातर उस ज़िले के, आसपास के ज़िले के, या कहें कि प्रदेश के लोगों के, शायद उस ज़माने के अगर लोगों को याद होगा तो जंगल का ये वीडियो है और ना जाने कितने मोबाइलों में ये वीडियो पहुंच चुका था। लड़की गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांग रही थी और इसी बीच में जब वो तहरीर आती है और तहरीर आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ लोग, कुछ समाज के लोग उस लड़की के जाते हैं एसएसपी के पास, जाकर कहते हैं कि साहब, इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हमारी बेटी के, हमारी बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य जो हुआ है। एसएसपी उस टाइम गुलाब सिंह थे। गुलाब सिंह भी उन्हें टरकाकर भगा देते हैं कि बेकार की बातें मत करिए। तभी पत्रकारों का एक गुट जाता है और पत्रकारों का गुट जाकर कहता है कि साहब, जो लोग अभी आए थे, एक लड़की के साथ आए थे, उस लड़की के साथ वाकई घिनौना कृत्य होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। एसएसपी गुलाब सिंह ने जब वीडियो देखा तो उनके वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप पर शर्मिंदगी भी हो रही थी। तब लड़की वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेडिकल परीक्षण कराइए। तब तक उसका मेडिकल परीक्षण हो भी चुका था, लेकिन मेडिकल परीक्षण में महिला डॉक्टर ने साफ दिखा दिया था इसके साथ तो रेप ही नहीं हुआ है। लेकिन उसी महिला डॉक्टर के पास जब वो वीडियो पहुंचता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। दरअसल ये ऐसे ही नहीं हुआ था, बल्कि उस महिला डॉक्टर को भी प्रलोभन दिया गया था, वो भी अच्छे खासे पैसों का, रुपयों का। लेकिन जब सच सामने आता है तो उस महिला डॉक्टर के साथ कार्रवाई होती है, नहीं होती है, ये तो पता नहीं, लेकिन वो अपने किए पे ज़रूर शर्मिंदा थी। उसके बाद घर वालों को या फिर लड़के वालों को जब पता चलता है, 9 लड़के थे, उन 9 लड़कों के परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति थे, एक पंचायत आयोजित करते हैं। लड़की के परिवार वालों को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि जो हुआ है उसे पर्दा डालो, माफ़ करो, और ये 1.5 लाख रुपए हैं, अपनी जेब में रखो और अपने घर जाओ। इस बात का किसी से कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ है इसे ख़त्म करने की कोशिश करो। लड़की रोने लगती है, परेशान होने लगती है। जिस दरवाजे पे वो जा रही थी उस दरवाजे पर ही उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसको जलील किया जा रहा था। लेकिन लड़की वाले उसको पैसे को नहीं लेते हैं। उसके बाद समाज के लोग जब इकट्ठा हुए थे, आपस में कहते हैं कि घर परिवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्थिति बहुत बेकार है, एक काम करते हैं, इसका केस समाज के लोग आपस में लड़ेंगे। और उस लड़की के नाम पर फिर लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कोई 5,000 मांगता है, कोई 2,000 मांगता है, कोई 3,000 मांगता है कि तारीख पे जाना है, उस लड़की का केस लड़ना है। इस तरह की जब बातें होती हैं तो लोग आपस में लड़ बैठते हैं, कहते हैं कि तुम इस पैसे की बेईमानी कर लोगे, तुम इसे इंसाफ नहीं दिलाओगे। जब आपस में बात करते हैं तो लड़की ये भी दृश्य अपना देख रही थी, अपनी ही इज्जत पहले ही नीलाम हो चुकी थी, बाकी कुछ समाज के लोग उसके नीलाम करने पर उतारू थे। यही बात एक एडवोकेट संजय कुमार शर्मा सुन रहे थे। संजय कुमार शर्मा ने उन लोगों की बातों को सुनते हुए कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
इस केस को मैं बिल्कुल फ्री, एकदम निःशुल्क लड़ूंगा। कोई भी किसी से पैसे ना मांगे। अगर किसी ने पैसे मांगने की बात सामने आती है तो मेरे से बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। साथ ही उन्हीं समाज का एक व्यक्ति सतीश कुमार कहते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, मैं इस लड़की की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। गांव से लेकर और इसके कोर्ट कचहरी तक जितने भी चक्कर लगेंगे वो चक्कर मैं लगाऊंगा। फिर इन दोनों लोगों ने मिलकर, सतीश कुमार और दूसरे एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने मिलकर इस लड़की का जब केस लड़ना शुरू किया है, लड़की जब तारीख पर आती थी तो 5 वकील एक साथ उससे ऐसे ऐसे सवाल किया करते थे कि तुम्हें कहाँ से छुआ, कैसे छुआ। ये बात तब हो रही थी जब उस लड़की का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने उस वीडियो को अपनी आंखों से नहीं देखा था? वही वकील सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए उसकी इज़्ज़त को बार बार नीलाम कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। लड़की बार बार खड़ी होती थी कोर्ट के अंदर और जलील होती चली जाती थी। उसके बाद यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद ये एक बार तारीख, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार 2012 का वाक़या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाता है और 2014 में जब निर्णय आता है तो बताया जाता है, हालांकि मैं ये बात कहते हुए थोड़ी सी घबराहट भी होती है क्योंकि न्यायालय पे उंगली उठाना ये एक गलत बात है। एक एडवोकेट तो इस पूरे केस को फ्री में लड़ रहे थे, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि एक जज ने इस मामले का पूरे का लगभग 1 करोड़ रुपए में सौदा कर लिया था। जब ये बात लड़की को पता चलती है तो लड़की ने उच्च अधिकारियों से अपील की कि साहब मैं इस केस को इन जज साहब से नहीं लड़वाना चाहती। तब ये बात सच थी या झूठ थी ये तो खैर पता नहीं, लेकिन जज साहब ने उस लड़की को अपनी आंखों के सामने बुलवाया, कहा कि जिससे चाहो उससे केस आप इसकी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखिए और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ तुम्हें इस मामले में फ़ैसला सुनाने वाली हूँ। जब ये बात उस लड़की को पूरी ईमानदारी के साथ रखी गई तो लगा कि शायद जो अफवाहें मार्केट में उड़ रही हैं हो सकता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन 2012 में 1 करोड़ रुपए की रकम कोई कम नहीं होती है। यही नहीं, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं उस सतीश कुमार को भी अच्छे खासे पैसे के पैरवी मतलब करने पर उनको लालच दिया गया था। कहा कि तुम अपने साथ जितने भी लोग हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, हम तुम्हें 10-10 लाख रुपए देंगे, इस केस की लड़ाई मत लड़िए, इस केस की पैरवी मत करिए। तो साफ इनकार कर देते हैं, ये मेरी बहन है, अगर मैंने इसके साथ कुछ भी ईमानदारी से काम नहीं किया तो शायद मेरे लिए मरने जैसी स्थिति होगी। मैं समझूंगा मैंने अपनी बेटी के साथ गलत काम होने दिया और उसको मैंने उसके एवज में मैंने पैसे खा गया। लेकिन सतीश कुमार ने पूरी ईमानदारी के साथ दिया। फिर लालच आता है एडवोकेट संजय कुमार शर्मा पर। संजय कुमार शर्मा को भी उतनी ही रकम की पेशकश की गई थी जितनी कि एक जज साहब के लिए अफवाहें उड़ रही थी। संजय कुमार शर्मा कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी चाहे भूखा रहने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने इस लड़की को अपनी आंखों के सामने सूखी रोटियां खाते हुए देखा है हरी मिर्च के साथ, और इसके साथ अगर कुछ ऐसा ईमानदारी के साथ इसके साथ फैसला न कराया तो शायद पूरी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहेगा, अपने वकील होने पर भी मुझे तरस आएगा। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ वो इस केस को लड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात जो कहते हैं उस बात की गूंज अखबारों में जब गूंजती है तो वाकई लोग हैरान रह जाते हैं। वो जज साहब से अपील करते हैं कि जज साहब, कोई भी फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो वीडियो ज़माने के लोगों ने देखी है वो वीडियो आप अदालत में देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जज साहब शुरुआत में मना करती हैं, लेकिन ये कामनी पाठक जज साहब हैं, उन्होंने जब वकील ने अपील की, रिक्वेस्ट की, तब कहीं जाकर वो तैयार हो जाती हैं। उसके लिए फिर एक कामनी पाठक जज साहब एक पत्र लिखती हैं एसएसपी को, और एसएसपी वैभव कुमार कृष्ण होते हैं, वो उनसे कहती हैं कि अदालत के अंदर इस फिल्म को देखने की व्यवस्था की जाए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या होता है। भरी अदालत में पत्रकार हैं, वकील हैं, घर वाले हैं और वो आरोपी पक्ष के लोग हैं, बहुत सारे लोग, पूरी अदालत खचाखच भरी हुई है। एक लैपटॉप पर ये वीडियो चलाई जाती है तो उस दृश्य को देखने के बाद तब लोगों को समझ में आता है कि इस बच्ची के साथ वाकई बहुत ही घृणित, बहुत ही घिनौना कृत्य हुआ है। और शायद अभी तक चाहे वो घर से निकलने से लेकर ये भी बताया जाता है कि जो लड़का सबसे पहली बार घर पहुंचा था ये बताने के लिए तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उस लड़के को भी अच्छा खासा ऑफ़र दिया गया था, क्योंकि बाद में वो लड़का शायद शांत हो जाता है, वो पैर भी करना बंद कर देता है। कितने लोगों को तो शांत कर दिया गया था, लेकिन जब घर वालों को मौत की हर तरह की धमकी मिल रही थी तब लड़की ने फैसला लिया था, खाना खाते हुए, वो छोले कुलचे खाते हुए, कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, गलत मैंने नहीं किया है, गलत इन लोगों ने किया है, इनको सज़ा दिलाकर ही मानी जाएगी। जो जज साहब हैं कामनी पाठक ने उस वीडियो को देखने के बाद जो फैसला सुनाया, उस फैसले में
जो 9 लड़के होते हैं, 9 में से एक लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, जबकि 3 लड़के नाबालिग होते हैं, उनके मामला एक अलग अदालत में चला जाता है। बाकी के 5 आरोपी होते हैं। उन 5 आरोपी में रिक्की उर्फ कुलदीप, नवाब, रिंकू उर्फ मूला, रोबिन, संजय, इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 60-60 हज़ार रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि जब तक ये ज़िंदा रहेंगे तब तक इन्हें सलाखों के ही पीछे रखा जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। जब इस केस में सुनवाई होती है, इस केस का रिज़ल्ट आता है, तो उस लड़की की फिर नॉर्मल तरीके से शादी होती है। फिर वो लड़की एक परिवार बसाती है और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रह रही है। और जब उससे बातचीत हुई तो वो लड़की कहती है कि मैंने कोई गलत नहीं किया था, इसलिए मुझे ईमानदारी के साथ जीने का पूरा हक है, अधिकार है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो कहाँ रहती है मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं उस लड़की को सैल्यूट करता हूँ। वाकई उसने अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में पूरी शिद्दत दिखाई। साथ ही एडवोकेट संजय कुमार शर्मा भी इसमें सलाम के हकदार हैं और सतीश कुमार भी सलाम के हकदार हैं, जिन्होंने इस लड़की के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ इस केस को लड़ने में हिम्मत दिखाई। ताकि वैसे हम बताते हैं कि उन लोगों को भी धमकियाँ दी गई थी कि मारने की, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ थी, लेकिन आज भी वो सारे के सारे आरोपी सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि काश उस दिन वो वीडियो ना बनाया होता और वो बनाकर उससे सोशल मीडिया पर शेयर ना किया होता, तो शायद हम लोग इतने बुरे नहीं फंसते, क्योंकि डॉक्टर भी इसमें अपनी रिपोर्ट अलग ही दे चुका था, जिसकी उम्मीद नहीं थी। बाद में उस डॉक्टर की काफ़ी थू-थू हुई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपके साथ, आपके परिवार, किसी के साथ भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ, और कहते हैं कि किसी भी काम को पूरी ईमानदारी से अगर लग जाएँ तो उसे अंजाम तक पहुँचाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बहुत सारे अच्छे लोग सामने आते हैं मदद करने वाले। जाते जाते आपको बताता चलूं कि आज मोनू सिंह का जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिनेश कुमार निषाद का जन्मदिन है, उनकी भतीजी सपना का जन्मदिन है, सपना निषाद का। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करें, बहुत सारे जो ख्वाब अपने देखे हैं वो पूरे करें। यूट्यूब पर जो कमेंट लिखने वाले हैं, साहब सिंह गुजर मथुरा से हैं, सुनील शर्मा हैं, प्रकाश सिंह जी हैं, रंगीता अंबेडकर नगर से हैं, देवेंद्र ढाका राजस्थान से हैं, ढाका नहीं कुछ और होगा ये, देवेंद्र राजस्थान से हैं, अब्दुल शकूर मुरली, साहिल थापा नेपाल से हैं, बाबू प्रतीक, सुखविंदर सिंह, चंदन कुमार बलिया से हैं, रोहिल विनोद कुमार खुर्जा यूपी से हैं, निखिल दुग्गल, राम जतन पासवान, रमाकांत, अनुराग यादव, राधा तोमर, मनोज उर्फ राजू यादव, आसिफ पटेल। फेसबुक पर रूप किशोर, देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रकाश भाटी नेपाल से हैं, अब्दुल खान बुलंदशहर से हैं, टिंकू कानपुर से हैं, अनूप कुमार, अनिल यादव, राजेश कुमार नोएडा से हैं, नरेश चंद बरेली से हैं, नाहिद खान झारखंड से हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, धन्यवाद, जिस तरह से आप कमेंट करके हौसला अफजाई करते हैं। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।